थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, अपन एक बार है ना एनहेंस्ड फॉर लूप पढ़ लेते हैं फिर से। देखो नॉर्मल फॉर लूप में क्या होता है, जैसे कि अपन क्या करते हैं, कोई भी बस आपको इतना सा समझना है कि नॉर्मल फॉर लूप में अपन एक नंबर के थ्रू रेंज डिसाइड करते हैं उसकी। एक कंडीशन होती है उसके अंदर कि ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो फॉर लूप रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बट एनहेंस्ड फॉर लूप में ऐसा नहीं होता है। एनहेंस्ड फॉर लूप का ऐसा है कि यार एक लिस्ट बनी हुई है, ये अपन बना रहे हैं और उस पर फॉर लूप से जितनी बड़ी लिस्ट है फॉर लूप चलेगा, नो मैटर कोई कंडीशन नहीं है। मान लो एक लिस्ट है, उसके अंदर 10 रिकॉर्ड है। मान लो अपन एक लिस्ट बनाई स्ट्रिंग की, ठीक है, और कलर्स नाम दे दिया अपन ने, न्यू लिस्ट, रेड, ठीक है, ओके, येलो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। अब है ना अपना जो वैसे जो फॉर लूप होता है, जैसे अपन जो पहले वाला फॉर लूप है अपना, वो अपन कैसे लिखते हैं कि कोई भी चीज़ आपको रिपीट पे प्रिंट करवानी है और आप क्या करते हो, इंटीजर आई इक्वल टू किसी भी नंबर से, आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आई इज़ लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। आई इक्वल्स टू आई प्लस 10। मैंने आई प्लस प्लस नहीं किया ना यहाँ पे, 10 का 10 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया ना आपको। और सिस्टम डॉट डिबग के अंदर मैं आई की वैल्यू ही प्रिंट कर लेता हूँ। अब अगर मैं इतना सा अगर मैं इनको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 10 से स्टार्ट हो रहा था और 90 तक था, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा था, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो जो ये अपना नेटिव फॉर लूप है, नेटिव आई मीन जो नॉर्मल फॉर लूप जिसे अपन बोलते हैं, ये भी आना चाहिए। बस आपको इतना समझना है कि कुछ भी हार्ड कोडेड फिक्स नहीं होता है। यू कैन प्ले विद द वैल्यूज़। अब देखो मैंने 0 से स्टार्ट नहीं किया, किसी भी स्टार्ट कर दो, उल्टा भी चला सकते हो आप इस आई को ना 100 कर दो और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तक चलाना है। मान लो कि जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ना रहे, और आई इज़ इक्वल्स टू आई माइनस, उल्टा चला दो, इसमें कोई दिक्कत है आपको? आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस हो गया, और सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जगह अपन ने एक प्रॉपर कैलकुलेशन लिख दी। यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप, एक और कोई अगर कैलकुलेशन वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या प्रिंट होगा? 100 से लेके उल्टा चलेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये है अपना नॉर्मल फॉर लूप। एनहेंस में अब देखो ये जो लिस्ट है ना, ये अभी एक कलर्स के स्ट्रिंग सॉरी कलर्स नेम से एक लिस्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग की। अपन को इस पे लूप चलवाना है, कुछ भी करवाना हो अपन तो एक बार के लिए सिर्फ नाम ही प्रिंट करवाना है, अपन को कलर का नाम प्रिंट करवाना है। तो अब अपन को कोई नंबर नहीं है ना यहाँ पे। अब कोई बोले फॉर लूप से करना है इसको 0 पे क्या इसको सेंड करूँगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं ना। लिस्ट बनी हुई पहले से, समझो आप, एनहेंस फॉर लूप में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या क्या करेंगे, हमेशा देखो जब भी आप कोड करोगे ना, ये चीज़ें पहले टाइप कर लो। कुछ लोग कैसे टाइप करते हैं, ऐसे करेंगे फॉर, अब इसके अंदर का टाइप करेंगे, उसके बाद में ये कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके अंदर टाइप करेंगे, ऐसे करके इंडेंटेशन ख़राब हो जाता है कोड का। आपको जब भी आप कोड करोगे ना, आपको पहले ये टाइप करना है, ये आपको पहले ही कर देना, ताकि अब इसका कर्ली ब्रेस आप मिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये अभी दिखने में बहुत ही नॉर्मल चीज़ लग रही है ना, बट आप जब बड़ी क्लासेस पे काम करोगे, जब आपका कोड बहुत ज़्यादा होगा या आप किसी एग्जिस्टिंग कोड में चेंज कर रहे हो कि आपने क्या ऐड किया था ना, आप जब चेंजेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार गलती से अगर एक कर्ली मिस हो गया तो एटलीस्ट अगर आपके 2-3 मिनट भी ख़राब हो रहे तो वो टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। अब ये वाला अपना फॉर लूप इसमें अपना आई नहीं है, इसके अंदर अपन को इस लिस्ट पे इटरेट करना है, ठीक है।
तो इस लिस्ट पे इटरेट करने के लिए अपन को पहले जिस टाइप की लिस्ट है उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसे कुछ नाम देना पड़ेगा। वो वेरिएबल जैसे अपन यहाँ पे अपन इंटीजर पे इटरेट कर रहे हैं तो अपन ने आई नाम दिया ना एक वेरिएबल को वैल्यू होल्ड करने के लिए, ताकि हर बार इस आई की वैल्यू चेंज होगी और अपन उससे अपन अपनी चीज़ें करवा पाएंगे। तो अपन यहाँ पे क्या करें, क्योंकि स्ट्रिंग की लिस्ट पे इटरेट कर रहे हैं इसलिए स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अपन लिस्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, लिस्ट पहले से बनी है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। कलर, अपन सिर्फ कलर बुला रहे हैं इसको, वेरिएबल कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप सी दे दो, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कोलन लगाते हैं और लिस्ट का नाम। अगर आपके पास पहले से लिस्ट है तो लिस्ट का नाम, अदरवाइज अपन यहाँ पे भी ये नई की नई लिस्ट अपन यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, नीचे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो स्ट्रिंग टाइप का सी वेरिएबल है जो कलर्स के थ्रू इटरेट कर रहा है। अब होगा क्या, कलर्स के अंदर ये जाएगा, जो कंपाइलर है वो एक्सक्यूज़ मी, कलर्स लिस्ट में जाएगा और कलर्स लिस्ट में जाने के बाद देखेगा कि यार इसने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है तो बिल्कुल सही लिया, क्योंकि इसमें भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है कलर्स में। सी में रेड को असाइन करेगा फर्स्ट इटरेशन में, सेकंड इटरेशन में सी में ग्रीन को असाइन करेगा, थर्ड में ब्लू करेगा, फोर्थ में येलो करेगा। ये तब तक चलेगा जब तक ये लिस्ट के सारे आइटम खत्म नहीं हो जाते, तो 4 बार चलेगा, सिंपल है। अगर आपको यहाँ पर ही देखना है, सी प्रिंट करवा रहा हूँ मैं और एक और चीज़ अपन प्रिंट करवा के देखते हैं। इंडेक्स ऑफ सी, अगर ये चलता है तो देखते हैं एक बार मेरा सिंटैक्स वगैरह सही है ना। अरे सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, अपन इतना इतना एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। एक सेकेंड, इसका इंडेक्स की दिक्कत है, इंडेक्स वाला मेथड देख लेते हैं अपन एक बार। देखो यहाँ पर अपनी लिस्ट के जो मेथड्स थे उसमें यहाँ पर आप आ सकते हो, ये ऐड है और इंडेक्स गेट करने का जो मेथड है ये नहीं है, वो इंडेक्स ऑफ यही तो है। अच्छा, लिस्ट का नाम पास करना है और उसके बाद में अपन को उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये रही लिस्ट, ये रही कलर्स डॉट इंडेक्स ऑफ सी। अभी तो एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि सी में स्ट्रिंग की वैल्यू है, सो शुड वर्क फाइन। चल गया। आपको ये जब एरर्स आ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे सॉल्व किया अपन ने। उसका सिग्नेचर गलत था, मैंने मेथड पास किया था बिना लिस्ट के नेम के। सो इसने बोला कि भाई ऐसे नहीं यूज़ करना है, एक हर मेथड का सिग्नेचर होता है, मतलब एक फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से होगा। अगर उसमें 2 पैरामीटर पास करने के लिए बोल रखा है डिफाइन के टाइम पे, तो आपको 2 ही पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपन जा कर के देखते हैं उसका आउटपुट क्या आया है। देखो उसने रेड प्रिंट किया, रेड का इंडेक्स 0 है। फिर उसने ग्रीन प्रिंट किया, ग्रीन का सिंटैक्स 1 है। ब्लू प्रिंट किया, ब्लू का सिंटैक्स 2 है। येलो प्रिंट किया, येलो का सिंटैक्स 3 है। तो ये एक अपन लिस्ट के थ्रू इटरेट कर रहे हैं जहाँ पे हम, ये है एनहेंस्ड फॉर लूप। अब ये तो हो गई स्ट्रिंग की लिस्ट। अब मैंने आपको बता दिया इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे आएगा, सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा, ये कलर्स के नाम भी प्रिंट कर रहा है इंडेक्स के साथ में, क्योंकि मैंने ये दिया है ना। पहले जो ऊपर वाला डिबग आया, हाँ, ये वाला डिबग है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्या? ऊपर वाले डिबग के लिए पहले सारे नाम प्रिंट होते कलर्स के, फिर इंडेक्स प्रिंट होता। नहीं, ऐसा नहीं। आप, हाँ देखो, ये सबसे आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। ये इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये फॉर लूप है ना, लूप में चल रहा है ना, तो एक साथ कैसे प्रिंट होंगे। इस फॉर लूप के अंदर जो भी लिखा है वो हर बार रिपीट पे चलेगा, क्योंकि अगर मान लो मैं इसको मैं यहाँ ना लिख कर दूसरे फॉर लूप में लिखता, एक और फॉर लूप में, तो ये सारा अपना काम कर लेता, दूसरा फॉर लूप अपना काम करता। बट क्योंकि मैंने इसमें लिख रखा है, राइट, ये तो बहुत सिंपल है, एक ही स्कोप के अंदर है, इसलिए ऐसे चल रहा है। इसलिए ऐसे चल रही है। क्योंकि ये जो है ना, ये वाला कर्ली ब्रेसेस है, हाँ फिर वापस गया, फिर ग्रीन हो, फिर ग्रीन का इंडेक्स प्रिंट हो। हाँ, ये वाली कलर प्रिंट कर रही है, ठीक है, और ये वाला इंडेक्स प्रिंट कर रहा है, 0 प्रिंट करेगा ये। अब इसमें ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें चाहिए कि
skip हो जाए, then for the colors नाम skip हो जाए, ऐसा भी होता है? हाँ, आप कर सकते हो बिल्कुल। उसमें फिर वो लॉजिक बिल्ड हाँ, करना कंडीशन आप लगा सकते हो। हाँ, फॉर लूप में कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक का। देखो क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो ब्रेक का ठीक है, मैंने ब्रेक बताया नहीं था। मुझे याद भी नहीं था कि मुझे बताना है नहीं बताना। ठीक है, आपने याद दिला दिया। बेसिकली ब्रेक का क्या मतलब होता है कि आपको फॉर लूप चलाना है। जैसे आपने बोला कि अगर आपको फॉर लूप चलाना है और बीच में कोई कंडीशन आ गई तो रोकना भी है आपको, तो आप ब्रेक का यूज़ करते हो। अगर आपको ब्रेक प्रॉपर देखना है तो रुको, यहीं देख लेते हैं। इन्होंने और अच्छे से समझा रखा होगा। ऑल लूप अलाउ फॉर लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ब्रेक से है ना एग्जिट्स द एंटायर लूप। ठीक है, और कंटिन्यू जो होता है वो स्किप्स टू द नेक्स्ट इटरेशन। तो ब्रेक और कंटिन्यू दोनों अपन कैसे यूज़ करते हैं, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कि अगर मान लो आपकी कोई आपकी किसी लिस्ट में से आप है ना, जैसे कि मान लो 1 है ना, 2 3 ऐसे करके मान लो आपकी लिस्ट है। ठीक है, आप चाहते हो कि यार जैसे ही अगर मेरी वैल्यू 5 आए ना, जो भी मतलब मैं काम कर रहा हूँ लिस्ट 18 तक चलानी है, लेकिन अगर मान लो मेरी 5 वैल्यू आ जाए तो लूप से बाहर ही निकल जाए, उस पूरे सेक्शन से दोबारा लूप नहीं चलाए, तो अपन ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ब्रेक मीन्स ब्रेकिंग द लूप। बहुत ही सिंपल मीनिंग है, वर्ड सिंपल है। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि अगर अपना कोई कंडीशन मीट करती है, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू, उसका मतलब होता है कि भैया वो वाला इटरेशन स्किप हो जाएगा। आपने 5 की वैल्यू आने पे मान लो आपने कुछ प्रिंट करवा रहे हो, कोई एक मेथड कॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो वो स्किप हो जाएगा, उसका नेक्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन इसको एक बार करके देख लेते हैं। एक सेकेंड, देखो अभी एक बार ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसने ना कुछ भी नहीं कर रखा है, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया इसने और एक ये वाला सेकंड लूप है इसका। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर इस वाले इफ़ के अंदर अगर कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, तो ब्रेक हो जाए और फिर लूप के बाहर आ जाए। ठीक है, ये अपन एक बार करके देखते हैं। एक सेकेंड, मेरे को एक एग्ज़ाम्पल चाहिए अच्छा सा। कहाँ गया? ठीक है, अपन एक बार एक करके देखते हैं। सिंपल इसने ब्रेक स्टेटमेंट लिया ना। अपन एक काम करते हैं, अपना वाला जो एग्जाम्पल है ना ये वाला, जी कि इन्होंने जो बोला क्या कि ब्लू प्रिंट नहीं करवाना है मेरे को। ठीक है, इफ़ सी इक्वल टू ब्लू, ब्रेक कर जाए। और ये एक बार सिंपल सा कंडीशन रन करके देखता हूँ मैं कि ये क्या प्रिंट करवा रहा है। ये पूरा एग्जीक्यूशन ही स्किप करेगा या फिर उसके बाद प्रिंट ही नहीं करेगा आई गेस। नहीं करेगा, बाकी के प्रिंट करेगा। देखो रेड और रेड का बस रेड और ग्रीन किया, ग्रीन, और नहीं। ओके, बाकी पूरा ही नहीं किया इसने, पूरा स्किप कर दिया। हाँ सॉरी, ब्रेक था ना, कंटिन्यू नहीं था। ठीक है, तो देखो मैं जो पहले बता रहा था वैसा ही हुआ है कि अगर आपको कोई लूप ब्रेक करना है,
कि भाई यहाँ से हट ही जाएगा, कोई कंडीशन मीट होती है तो आप ब्रेक यूज़ करोगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया। अगर मुझे सिर्फ इस आइटम को स्किप करना है, कंटिन्यू मैंने टाइप कर दिया, देखो ये लॉजिक अभी भी रन कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, मैंने कोई एल्स नहीं लगाया, फिर भी नीचे लॉजिक लिख रखा है, तो रन होगा। प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा पर अब नहीं, ब्लू स्किप होगा, कंटिन्यू क्या है, स्किप करना है ना अपन को, तो ब्लू स्किप करना है, बाकी येलो प्रिंट होना चाहिए, ये तीनों प्रिंट होने चाहिए। देख लेते हैं ना, देखो ब्लू प्रिंट नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। तो ये तो समझ में आ गया सर आपको, ठीक है। बाहर निकलना तो अब मैं आपको एक छोटा सा 1-2 एग्जांपल ऐसे बना के बताता हूँ कि कहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। 2-4 एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आपको एपेक्स के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, कॉन्टैक्ट के 50 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो आपने फॉर लूप बनाया, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अपन जब एनहेंस्ड फॉर लूप है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट पे यूज़ करते हैं, बट एग्जिस्टिंग ज़रूरी नहीं है, आप खुद की लिस्ट बना भी सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम, अब जैसे इस वाले सिनेरियो के अंदर एनहेंस्ड फॉर लूप यूज़ में नहीं आएगा, इसमें आएगा। नॉर्मल फॉर लूप, क्यों? तो फिक्स नंबर है अपने पास में, अपन को ये पता है कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, अपना चीज़ नंबर पे डिपेंडेंट है, इसलिए। तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर आई इक्वल्स टू वही 0 लेस देन इक्वल टू 51 कर देगा, तो मैं 49 कर देता हूँ, या लेस देन 50 कर देता हूँ, एक ही बात है, आई प्लस प्लस। अब क्योंकि मेरे को एक कॉन्टैक्ट का नया रिकॉर्ड बनाना है, तो कॉन्टैक्ट का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको पता है कि इन एपेक्स एवरीथिंग इज़ लाइक स्ट्रांगली टाइप्ड एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन अ क्लास, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का अपन को यहाँ पे रिकॉर्ड बनाना है, तो उसके लिए अपन कॉन्टैक्ट सी इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट। अभी और देखो बिना डीएमएल ऑपरेशन के कभी भी कोई चीज़ इंसर्ट अपडेट या डिलीट नहीं होती है, आपको डीएमएल के बिना ये अभी सिर्फ मेमोरी में ऐसे ही है, ये कॉन्टैक्ट वहाँ पे आएगा नहीं अभी, क्योंकि अभी अपने कॉन्टैक्ट को नाम नहीं दिया, इसके मैंडेटरी फील्ड्स नहीं असाइन किए, ठीक है। तो सी डॉट लास्ट नेम इक्वल टू हाउ टू सेल्सफोर्स, क्योंकि लास्ट नेम इसमें अपन मैंडेटरी इसलिए डाल रहे हैं, दूसरा क्योंकि अपन फॉर लूप से मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, तो इसको अपन डायनेमिक करना पड़ेगा। डायनेमिक इन द सेंस सबका लास्ट नेम मैं सेम नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें स्पेस ऐड कर दूँगा, एक और स्पेस ऐड कर दूँगा, या फिर ऐसा कुछ बना दूँगा मैं, और प्लस आई ये मैं डाल रहा हूँ कि भैया इसी में ही आई ऐड कर दे, ठीक है। अब देखो वैसे तो चल जाएगा, देखो अभी मैं अगर इंसर्ट करूँगा तो चल जाएगा ये, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, अपन करके देखते हैं, ठीक है। अपन ने किया और एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, ठीक है। अपन वहाँ पर जाते हैं अपन अपने उसमें ऑर्ग में, और कॉन्टैक्ट देखते हैं एक बार। ये देखो हो गया, इंसर्ट हो गया, बट देखो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको, ठीक है। अपन एक डेमो करते हैं, इस बार अपन को है ना एक काम करता हूँ, पहले मैं इसमें अपना वो नहीं है क्या इंस्टॉल्ड, ये ना सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, ओके ठीक है कोई नहीं। अपन एक काम करते हैं, फिर से अपन चलाते हैं, इस बार अपन एक सेकंड रुको, आपको चीज़ बताता हूँ कि सेल्सफोर्स में हर चीज़ के लिए लिमिट होती है, ठीक है। ये देखो अब ये सब लिमिट्स हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोड को एफिशिएंटली कैसे लिखते हैं। 10 तरीके होते करने के, अपन को बेस्ट तरीका ही सीखना है। इंटरव्यू में आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे सिनेरियोज दिए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये लिमिट्स के नंबर्स हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस
मैं डिफरेंस वगैरह बाद में बताऊंगा, मैं इतना समझ लो सिंक्रोनस होता है कि आप जब भी कोई बटन पे क्लिक करते हो या कुछ भी इवेंट होता है उसी टाइम पे जो चीज़ें होती हैं आपके एक्टिविटी के तुरंत बाद, मतलब वही एक्टिविटी, उसे अपन बोलते हैं सिंक्रोनस एपेक्स। एसिंक्रोनस का मतलब होता है इफ़ यू वांट टू रन समथिंग इन अ बैकग्राउंड। जैसे बहुत लोगों में बहुत जगह आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी पेमेंट प्रोसेस करती हैं, आपका जो रिफ़ंड आता है, जैसे भी ITR के रिफ़ंड की बात कर रहा था मैं, रिफ़ंड बाद में आता है राइट। तो बाद में क्यों आया? उनको लगा कि भैया एक चीज़ चेक कर लेते कि लेजिट है कि नहीं है, ठीक है। तो उसकी वो चीज़ चेक करने के लिए इनका कुछ बैच जॉब होता है जो बैकग्राउंड में रन करता है, और जब सब कुछ सही होता है तब चीज़ें कर देगा। अब उसमें यूज़र कुछ नहीं कर रहा है UI से, वो चीज़ें ऑटोमेटिक बैकएंड में चल रही है जो कि अपने करंट ट्रांजैक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। तो उस चीज़ के लिए लिमिट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये चीज़, इसके लिए ज़्यादा लिमिट क्यों है? क्योंकि ये चीज़ रन करेगी जब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे सेल्सफोर्स के। ये जो रन कर रही है ये आपके प्रेजेंट ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर रही है, इसलिए इनकी लिमिट्स कम होती हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ SOQL, एक ट्रांजैक्शन में 100 ही हो सकती हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटेड बाय SOQL, मतलब कि आपने कोई क्वेरी की, एक SOQL की आपने, जैसे कि अभी तक मैंने यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं की है, मान लो मैं यहाँ पर एक ना लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट बना रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट कॉन इक्वल टू कॉन्टैक्ट। ये क्वेरी है, ये क्वेरी इस लिस्ट में कॉन्टैक्ट्स असाइन कर देगी, इसमें से फैच करके सारे कर देगी। ये जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगी ना अभिषेक जी, वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड 50,000 से ऊपर नहीं हो सकते। अगर 50 से ऊपर होंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा। उसके बाद में अपन को उसको हैंडल करने के लिए कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि बाद की क्लासों में बहुत डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा मैं, ठीक है। ये नॉर्मल SQL होती है। उसके बाद में सेल्सफोर्स की तरफ से एक मेथड होता है डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर। इसकी लिमिट 10,000 होती है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटेड बाय 10। उसके बाद नंबर ऑफ SOSL 20 होती हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटेड बाय SOSL 2,000 ही होते हैं। अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ DML स्टेटमेंट्स, इसके लिए अब मैं पढ़ा रहा था, वो कोड एग्जांपल करवा रहा था कि एक ट्रांजैक्शन में DML स्टेटमेंट 150 ही हो सकते हैं, इससे ऊपर होंगे तो एरर आएगा। तो यहाँ कितने होते हैं अभी DML स्टेटमेंट? क्या 50 क्या था 50? देखो ये वाला लॉग था ना इसका, नहीं, DML तो एक ही हुआ था, 50 रिकॉर्ड क्रिएट हुए थे। नहीं सर, हाँ DML एक कैसे होगा? मैं फॉर लूप के अंदर बार बार इंसर्ट कर रहा हूँ, हाँ इसीलिए देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखा करो। जब भी मैं कुछ पूछता हूँ ना कोड के बारे में, तो आपको कोड को ध्यान से देखना है। तो बहुत टाइम हो गया अभिषेक जी अपन को, तो ये सब चीज़ें तो आप एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला ट्रांजैक्शन का लॉग था अपना ये, ठीक है। देखो इसके अंदर अपन एक बार चेक करते हैं लिमिट्स का कहाँ कहाँ दिखा रहा है। वर्क फ्लो कॉन्टैक्ट्स, एक सेकेंड, नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये देखो बार बार जो कोड रन हो रहा है ना 50 बार, तो 50 बार रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, उनकी आईडीज़ है ये, ठीक है। और कहीं पे तो लिमिट्स प्रिंट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। आई वांट टू शो दैट स्क्रीन। हाँ देखो अभी देखो ये दिख गया आपको, 50 आउट ऑफ 1। हर ट्रांजैक्शन में लिमिट यूसेज करके एक सेक्शन होता है डीबग लॉग्स में, उसके अंदर ये दिखाता है कि आपने कितने लिमिट कंज्यूम किए। अभी आपने SQL एक भी नहीं थी अपने उसमें, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी 0 आए हैं, SOSL भी एक भी नहीं थी, ये भी 0 आए हैं। DML अपने बोल रहा है 150 में तुमने 50 यूज़ कर रहे हो। यहाँ पहुँचेगा अपन एक काम करते हैं, वो एरर देख लेते हैं, एरर कैसा आता है। तो हम कुछ नहीं करना, अपन को इसी फॉर लूप को अपन को, मैं इसको 50 तक था ना, मैं इसको 51 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 250 तक चलाता हूँ, ओके, ठीक है। अभी अपन इस पर करके देखते हैं कि भाई क्या एरर आता है। 150 तो लेता है ना। तो 150 कहाँ हुए, 200 हो जाएंगे ना 51 से 250 तक, तो एरर आना चाहिए। एरर नहीं आएगा तो फिर ये गलत है।
अब ये टाइम भी लेगा। देखो एरर आ गया। लाइन नंबर 45 पे कॉलम 1 में सिस्टम डॉट लिमिट एक्सेप्शन टू मैनी DML स्टेटमेंट्स। अब इसका क्या तरीका है, इसको अपन कैसे सॉल्व करें? आप दोनों ने पढ़ रखा है, आप दोनों को अच्छे से आता होगा, बट बिकॉज़ ये वीडियो अपने बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको बहुत ही बेसिक्स भी अभी नहीं पता है, तो उनको हर चीज़ मैं डिटेल में बताता हूँ। आप लोग थोड़ा बहुत रिपीट लगेगा। अभिषेक जी वैसे आपको तो पढ़ना चाहिए अच्छे से, है ना ये, क्योंकि अपन इंसर्ट स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर लगा रहे हैं इसलिए बार बार रन कर रहा है। इसका क्या तरीका है, क्योंकि अपन को कॉन्टैक्ट्स इंसर्ट करने हैं, 150 इंसर्ट करने हैं, तो बल्क में कोई चीज़ होती है वो लिस्ट के थ्रू होती है, कलेक्शन का यूज़ में करो उस टाइम पे। तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर लूप के पहले एक लिस्ट बना देंगे बाहर। अच्छा, फॉर लूप के अंदर क्यों नहीं बना रहे लिस्ट अपन? भाई मेरे को एक लिस्ट बनानी है फॉर लूप के अंदर। इंस्टेंट उतनी बार रन होगा ना। नहीं, DML नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ DML को। DML नहीं है। फॉर लूप के अंदर तो बनाते हैं। नहीं, क्यों नहीं बनाते हैं? हर चीज़ के पीछे लॉजिक बताओ मेरे को एक बार आप दीजिए। आप क्या अपना मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को अब एक लिस्ट बनानी है कॉन्टैक्ट की। यहाँ चलो बना के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स टू बी इंसर्टेड इक्वल टू, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। भी टाइपिंग क्या हो गया, ठीक है। मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट बना करके ऐड करूँगा और इंसर्ट एक साथ कर दूँगा बाहर। मेरा क्वेश्चन ये था आप दोनों से कि ये लिस्ट मैंने फॉर लूप में क्यों नहीं बनाई? मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ की बजाय मैं इसको यहाँ बना दूँ, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम बताओ अब तो मेरे को। DML तो भी है ही नहीं, पिक्चर में नहीं है DML तो। कहाँ है DML बताओ? DML तो मैंने किया ही नहीं अभी तक, कमेंट कर दिया DML का। अभी इस लाइन में कहाँ दिक्कत है? मैं बाहर कर रहा हूँ DML, येलो फॉर लूप के बाहर कर रहा हूँ मैं। तो ये जो लिस्ट है ना, इसमें मैंने ये ऐड किया। बार बार बनेंगे ना अगर फॉर लूप में डाल हाँ, बार बार बनेंगे ना लिस्ट, ये हर बार रन करेगा, 200 बार लिस्ट बनाएगा ये। ओके। तो अपना काम कहाँ होगा भाई? आपने एक बार एक इंसर्ट किया कॉन्टैक्ट, वापस आकर के दोबारा से लिस्ट को दोबारा बना दिया इसने, तो अपना काम तो होगा ही नहीं ना। तो इसलिए अपन इसको लिस्ट को पहले से हमको चाहिए, फॉर लूप से पहले से ही चाहिए हमको लिस्ट। और क्योंकि इस लिस्ट, अब अपन क्या करेंगे, इस लिस्ट में डॉट ऐड सी कर दिया, ठीक है। अब ये देखो फॉर लूप, हमेशा याद रखो आपका ब्लॉक कहाँ खत्म हो रहा है। ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी ग्रीन हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक खत्म हो रहा है। VS कोड में और भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ स्क्रैच से कर रहे हैं अपन। जैसे ही मेरे कोडिंग के बेसिक्स के टॉपिक्स ख़त्म होंगे, बैच ये सब खत्म होगा, हम प्रॉपर VS कोड कैसे यूज़ करते हैं एकदम प्रो तरीके से वो भी सीखेंगे, और वहाँ पे कैसे करना सब बताऊँगा मैं, शॉर्टकट्स वगैरह सब ट्रिक्स। तो अब यहाँ इंसर्ट हो गया ये, और अब अपन क्या करेंगे, लिस्ट को इंसर्ट कर देते हैं। तो अभी अपन ने लास्ट टाइम जब किया था तो एरर आ रहा था, राइट? अब भी हम करके देखते हैं। ये लाइन में एग्जीक्यूट करने की लिस्ट तो चाहिए ना अपन को, अदरवाइज एरर आ जाएगा, लिस्ट को आइडेंटिफाई नहीं करेगा ये। लाइन नंबर 41 से 49 तक अपन एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। अब अगर ये देखो अपन को वहाँ जाके देखते हैं कॉन्टैक्ट्स नए बन गएगा। देखो अब मुझे देखने के मेरे है ना जो कॉन्टैक्ट्स हैं वही देखने हैं, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेता हूँ ना, केवल लिस्ट व्यू कंट्रोल्स, एड लिस्ट फ़िल्टर एक कर देता हूँ मैं कि भैया जो कॉन्टैक्ट्स है ना उसका जो नेम है, क्या कह रहे हो आप? तो कॉन्टैक्ट्स का नेम हाउ टू सेल्सफोर्स ही हो कंटेंस, हाँ इक्वल तो कर नहीं सकते क्योंकि एक ही आएगा अपन को, तो हाउ टू सेल्स वाले सारे, तो कंटेंस वाला यूज़ करना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपको धीरे धीरे थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो आ जाएगी। नेम कहाँ चला गया, एक सेकेंड यार, अकाउंट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अकाउंट पेरेंट है,
कॉन्टैक्ट का, हाँ रिलेटेड दिखाएगा यहाँ पे। आपको रिलेटेड फ़िल्टर करना वो भी कर सकते हो, आपके इससे रिलेटेड अकाउंट पे ऐसा कुछ हो तो आप ऐसा दिखा दो, वो सब चीज़ें कर सकते हो। IJKLMN ये नेम इक्वल्स नहीं, अपन कंटेंट्स करेंगे, कंटेंट्स हाउ टू सेल्सफोर्स, डन किया हमने और सेव कर दिया। अब देखो वही कॉन्टैक्ट दिखाएगा जिनमें अब बाकी के जो और जो कॉन्टैक्ट्स है ना वो सब इसने स्किप कर दिए। तो अपन को तो 50 तक तो अपन ने कर दिए थे, 51 से देखने अपन को, तो 51 से लेकर के अपन ने कहाँ तक चलाया था लूप, 250 से चलाया था ना। अभी देख लेते हैं अपन, देखो 249 तक आ गया, क्योंकि लेस देन 250 था, तो 250 इक्वल वाला तो फॉल्स हो जाएगा ना कंडीशन, लेस देन तो 249 तक ही रहेगा। ठीक है, अब ये हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए मल्टीपल में। ठीक है, आपको कोई भी कंडीशन चेक करवानी है। अब मान लो कि यार पहले से कॉन्टैक्ट्स अभी आपने कर दिए ये, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार जैसे कि मान लो मैंने ये देखा, कहाँ गया, सॉरी मैं बार बार ये ओपन कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट्स पे गए, मैंने बोला कि यार ये हाउ टू सेल्सफोर्स में ना क्या बोलते हैं, कैसे बताऊँ, मान लो ये अब जैसे बल्क में कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको अपन को बल्क में डिलीट भी करने हैं, ये एक्स्ट्रा में टेस्टिंग के लिए पढ़ा है मैंने आपको, अब मेरे को डिलीट करना है। बट डिलीट मुझे वही करने हैं जो मैंने हाउ टू सेल्सफोर्स वाले हैं, बाकी नहीं करने, क्योंकि बाकी तो मान लो मेरे काम किए तो मैंने आपको डेमो देने के लिए किया है, अब इनका मैं क्या करूँगा, ये तो फालतू का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्या तरीका है इसका बताओ। हाँ SQL लिखेंगे, बिल्कुल सही। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट बनाएंगे कॉन्टैक्ट की, ये भूल जाओ फॉर लूप पहले का ही है, ये सब भूल जाओ। ठीक है, अपन एक लिस्ट बनाई, ठीक है, और सेलेक्ट ID नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, कंटेंट्स नहीं आता यहाँ पे, वहाँ पर नेम, और कंटेंट्स के लिए यहाँ पर एक % वाला लाइक ऑपरेटर होता है। एक सेकेंड, तो इसमें मुझे क्या करना है, लाइक के बाद में हमको जो वैल्यू है कि जो अपन को कंटेंट्स वाली जो वैल्यू करनी है, लाइक के यहाँ नहीं आएगा, अपन को कंटेंट्स वाली जो वैल्यू है वो सिंगल कोट्स में % के बीच में लगानी है। इस लाइन का मतलब वही है जो अपन ने फिल्टर लगाया था लिस्ट व्यू में, कि एक बार इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसमें ना कुछ एरर तो नहीं आ रहा ना, नहीं कोई एरर नहीं है। ठीक है, अपन को इसमें प्रिंट कुछ करवाया नहीं, तो यहाँ चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेट्स क्लोज दिस वन टू। ठीक है, अभी हमारी लिस्ट सही काम कर रही है। और हमेशा है ना कोडिंग करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो जो चीज़ आप लाइन लिखते जाते हो ना कोडिंग में, एक चीज़ अगर आप इंडिविजुअल चेक कर सकते हो सही है कि नहीं, तो तुरंत चेक कर लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। अभी हमारी लिस्ट बन गई है कि भैया ये सारे आ जाएंगे, अब इस लिस्ट को हमको डिलीट करना है, इसी लिस्ट को हमें डिलीट करना है। तो डिलीट लिस्ट कौन, ये करेंगे तो हो जाएगा काम अपना। एक लिस्ट बनाई और इसको डिलीट कर दी एक ही DML के अंदर, क्योंकि लिस्ट पे बना रहे हैं ना अपन। एग्जीक्यूट कर दिया, देखते कितनी देर में ये डिलीट करेगा। अपन अब यहाँ पर देखते हैं, इसको रीलोड करते हैं। कोई फिल्टर लगा रखा है, एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है, देख लो अपना फिल्टर वैसा का वैसा है कि भैया हाउ टू से कंटेन करे, तो डिलीट हो गया। अब ऐसे अपना है ना एपेक्स काम में आती है, स्क्रिप्ट रन करने, कोई भी चीज़ अपन को शॉर्ट, अभी अब मैनुअल डिलीट करते हैं आपको बहुत क्लिक करना पड़ता। तो अब अपन है ना बस इसके अंदर अपन एक चीज़ और देखेंगे कि एनहेंस फॉर लूप अपन ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कि अकाउंट पे ट्रेड करना अपन को, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स पे, जो अपन ने लिस्ट यहाँ बनाई वहाँ नहीं, सॉरी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स जो यहाँ बनाए उनकी नहीं बात कर रहा मैं, जो डेटाबेस में उन पे ट्रेड करना है अपन को। वही तो किया था कि अपन ने, बस ऊपर फॉर लूप नहीं था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो,
वेयर इक्वल टू ट्रू। आई थिंक बिना सिंगल कोट्स के पास करेंगे, ठीक है। और मान लो मुझे इसका साथ ये भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। अभी मैं इटरेट कर रहा हूँ, नो सच कॉलम, ये से बोल रहा है कि इज एक्टिव नाम का कोई कॉलम नहीं है एंड अकाउंट पे। तो अपना शायद फील्ड का मुझे नाम नहीं याद या कुछ तो गड़बड़ है। अकाउंट पे आके देख लेते हैं अपन। एड ऑब्जेक्ट, आपको एरर के अंदर डिटेल मिल जाएगी 99% केसेस में। LW से जब काम करोगे तब थोड़े से एरर डिफरेंट आते हैं। देखते हैं एक्टिव वाले फील्ड का नाम क्या, एक्टिव है, ठीक है। पिक लिस्ट है और आई थिंक इसमें येस और नो की वैल्यू है, ट्रू फॉल्स नहीं होगा। इट्स नॉट ए चेक बॉक्स। सो एक बार वैल्यू देख लेते हैं, येस और नो है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ट्रू नहीं आएगा, येस, ठीक है। और हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया। और अब डिबग देखते हैं अपन। तो ये सारे अकाउंट एक्टिव है, जिन एक्टिव मतलब इज एक्टिव वाली पिक लिस्ट में येस वैल्यू है। तो अभी आपने देखा अपन ने क्या किया है यहाँ पे, अपन ने कोई आई नहीं लिया, अपन ने कोई लिस्ट नई नहीं बनाई, अपन ने एग्जिस्टिंग लिस्ट पे ट्रेड किया है। तो लिस्ट कैसे भी हो, एग्जिस्टिंग हो, जहाँ पर जो चीज़ लिस्ट में जा सकती है या सेट्स में, मैप्स में जा सकती है, हम वहाँ पर फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। ये अपना एनहेंस फॉर लूप है। ये तो आज अभी तो अब तो क्लियर हो गया आपको एनहेंस फॉर लूप, ठीक है। कोई दिक्कत? इसके आपको एग्जांपल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको और अच्छे से पता है क्लियर कब होगी। फॉर लूप वगैरह जो 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ ना, एसक्यूएल वगैरह, ये क्लियर होगी जब अपना ट्रिगर से स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रिगर्स में है ना इतनी अल्ट्रा क्लियर हो जाएगी आपको एकदम बढ़िया। और वही सबसे ज़्यादा यूज़ केस है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो अपन ने आज फॉर लूप पढ़ लिया, ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ लिया, बहुत ईजी था, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम आज पढ़ेंगे क्लासेस इन सेल्सफोर्स। एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्लास होती क्या है। एपेक्स में हो या जावा में हो, है ना, मोस्टली जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, क्लास बेसिकली काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट आप बोल सकते हो, जो कि डेफिनेशन कंटेन करती है। अपन को कोई भी कोड अपन ने जो कोड लिखा है ना, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके में काम में लेने के लिए अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है, ठीक है। ये सारा का सारा कोड अपन अभी एनोनिमस में कर रहे हैं केवल ट्राई करने के लिए, ठीक है। बट मुझे ये सारा का सारा कोड दूसरी 50 एपेक्स क्लास से कॉल करवाना है। कोई दूसरी एपेक्स क्लासेस है, मोर देन 50 क्लासेस हैं, उनसे मुझे कॉल करवाना है। सो जब अपन को कोई चीज़ मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवानी है, मोर ऑर्गेनाइज वे में करवानी है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस कोड को लिखने का एक प्रॉपर तरीका बताया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने एनोनिमस का फैसिलिटी क्यों दी कि यार आपको क्लास नहीं बनानी, आपको ऐसे देखना है कि यार मेरा जो लॉजिक है ना, जो कोड लिखा है वो चलेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर रन करके देख लिया अपन ने और फिर सही चल रहा है तो एपेक्स में यूज़ कर लिया अपन ने, क्लास में यूज़ कर लिया। तो क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, है ना, और वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स। क्लास में क्या होता है, बहुत सारे आपके ना, कोई भी एक एपेक्स क्लास है, मान लो ये इतनी बड़ी एपेक्स क्लास है, ठीक है। ठीक है, ये एपेक्स क्लास है, इसके अंदर है ना वेरिएबल 1, ठीक है। और ये स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बना दी मैंने, एक मैप बना दिया, है ना, आईडी और अकाउंट का, ठीक है। उसके बाद मैंने ना एक और बूलियन वेरिएबल बना दिया एक, ठीक है। और
मैंने एक सेट भी बना दिया, फिर मैंने एक मेथड 1 बना दिया जो कुछ काम कर रहा है, ठीक है। मेथड 2 बना दिया मैंने, उसके बाद मैंने मेथड 3 बना दिया। कंस्ट्रक्टर भी होते हैं एपेक्स के अंदर। मान लो मैंने एक यहाँ पर इससे जस्ट नीचे सॉरी यहीं पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये सब चीज़ें मैंने बाइंड कर दी एक पूरी क्लास में। क्लास इज़ लाइक अ कंटेनर जिसमें आप मोस्टली रिलेटेड चीज़ों को एक साथ बाइंड करते हो, उनको एक साथ एग्जीक्यूट करवाते हो या एक्सेस करने के लिए। आपने क्लास के अंदर 50 मेथड लिख दिया, आप उन सारे के सारे मेथड्स को आप कहीं और यूज़ करना चाहते हो, आप उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और सब चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। वो डिटेल में कैसे होती है वो मैं बताऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ भी क्लास की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है रियल लाइफ में? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट बोलते हो, जैसे ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये स्क्रीन है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस। के क्लास तो होगी टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट, कि ये जब कोड रन करेगा तो ऐसे ऐसे चीज़ें रन करेगा ये। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं नहीं ओपन कर लेते अपन कोई एग्जिस्टिंग क्लास, कोई भी अपन पहले की क्लास ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा सॉरी, तो पैकेज का पार्ट है, हिडन इसलिए आ रहा था क्योंकि पैकेज का पार्ट है ना वो। अपन कोई दूसरी क्लास लेते हैं, आई थिंक ये सब पैकेज वाली है। स्टूडेंट वाली लेते हैं, जो बहुत सारा काम किया है हमने। स्टूडेंट रिपोर्ट नेम स्पेस ये रहा, ठीक है। ये एक एपेक्स क्लास है, ठीक है। देखो ये क्लास का नाम है, ये इसका एक्सेस सब पढ़ेंगे, एक बार बताता हूँ। देखो ये एपेक्स क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है ये ऑन इंसर्ट, एक और मेथड है ऑन अपडेट, एक और मेथड है ऑन बिफोर इंसर्ट, एक और मेथड है क्रिएट अपॉर्चुनिटी ट्रैक, देयर इज़ वन मोर मेथड कॉल्ड कॉपी एसेट्स। इसके बाद में हम अगर इसको क्लोज करते हैं तो एक और मेथड है ऑप्टी डेली लिमिट, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं हम अगर, तो हाँ बस इतना ही है, ठीक है। ये हटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो इतने सारे मेथड से कोड लिख रखा है, ये मैं आप बना रखे लिस्ट में, क्या क्या बना के देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को लिस्ट में ऐड करवा रहा है, जो भी है ये सारा कोड पड़ा है ये इस फाइल में, एपेक्स क्लास में पड़ा है। ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट बना के इसे कहीं पे कॉल नहीं करते हो। आपको तो समझ में आ गया ना कि आपके क्लास लिखने से काम नहीं चलेगा। आपने क्लास लिख दी, क्लास में कुछ भी कोड है, वो कोड नहीं कंपलसरी नहीं है। क्यों बनाना स्टैटिक? जब तक आपको ज़रूरत नहीं अब तक तो नहीं बनाना आपको। यू विल ऑलवेज मेक अ स्टैटिक मेथड जब आपकी रिक्वायरमेंट हो कि हाँ भाई इस क्लास का बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही मैं कॉल कर लूँ, दैट टाइम यू विल क्रिएट। यहाँ स्टैटिक यूज़ कर रखा, कोई बात नहीं, बताऊँगा बाद में इसका भी लॉजिक। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी कहीं कोड लिख देते हो, ये देखो ऐसा है कि मैंने एक बना दी, फाइल बना दी, रखा है। जैसे मैंने प्ले स्टेशन ले लिया था, अभी खेला ही नहीं, गेम ही नहीं खेला, रखा है वो। तो मज़ा कब आएगा? जब आप गेम खेलोगे, उसके ऊपर इंस्टॉल कर लिया, मेंबरशिप भी ले ली, पेमेंट नहीं हो रहा था, फिर पेमेंट भी कर दिया 8,500 रुपये का, और अब खेल नहीं रहा मैं उसको, तो वेस्ट हो गया ना सब कुछ। तो खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एपेक्स क्लास लिख दी। नाउ इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड, कहीं से भी एग्जीक्यूट करना है तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट द स्टैटिक मेथड्स, ठीक है, बाद में बात करेंगे। जस्ट इमेजिन दीज मेथड्स आर नॉट स्टैटिक, नॉर्मल मेथड्स है, क्योंकि वो बात का टॉपिक है। दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग द सीक्वेंस। इतना समझ में आ गया अभिषेक जी? तो अभी अपन मेन क्या पढ़ते हैं कि एपेक्स में ना क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। एपेक्स में क्लास होते हैं कंटेनर्स, जिनके अंदर वेरिएबल्स, मेथड्स और है ना मेंबर्स होते हैं, और वो ब्लूप्रिंट होती है अपने कोड का, अपना कोड ऐसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब मैं 2-3 चीज़ें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊँगा कि टॉप लेवल क्लास और इनर क्लास क्या होती है। टॉप लेवल क्लास का मतलब होता है कि एक क्लास है, वही मेन क्लास है, उसके अंदर जो दूसरी क्लास होगी वो इनर क्लास होगी। मैंने यहाँ पर ये जो क्लास है ना, मान लो इसका मैंने नाम दे दिया मास्टर क्लास, ठीक है।
थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये है पूरी क्लास है और इसके अंदर ये सब है इस क्लास के अंदर। लेकिन इस क्लास में एक और क्लास है चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। और है ना इसके अलग वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, ठीक है। ऐसे करके इसके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और इसके मेथड्स भी हैं, ठीक है। देखो ये क्लास इस क्लास के अंदर है। अब अपन बाद में पढ़ेंगे कि इसका यूज़ केस क्या है, क्यों चाहिए अपन को ऐसा, बट बस मैं इतना बता रहा हूँ कि सेल्सफोर्स में है ना जावा की तरह है ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं होता है। आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास हो सकती है, बट इस क्लास के अंदर एक और चाइल्ड क्लास मान लो मैं बनाना चाहूँ, वो पॉसिबल नहीं है एपेक्स में। ये एपेक्स की बात है, ठीक। जावा को यूज़ करके बनाएगी, बट इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है ना। यू आर नॉट मेकिंग ओपन सोर्स एप्लीकेशन से आप कुछ भी नहीं बना सकते। एपेक्स से आप सिर्फ और सिर्फ सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म का कस्टमाइजेशन कर सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अपना एपेक्स में एक ही इनर लेवल क्लास हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती है। अगर आप एपेक्स में जाओगे और मैं यहाँ पर जा कर के एक न्यू क्लास करूँ, मैं टॉप लेवल क्लास नाम देते हैं इसको अपन, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर एक और क्लास बनाऊं, इनर क्लास 1 बना दिया मैंने। सेव करते हैं एक बार, सेव हो गया, कोई एरर नहीं है। मैं इसके अंदर एक और क्लास बना लेता हूँ इनर क्लास के अंदर, और इसका नाम है ग्रैंड इनर क्लास। सेव करके देखते हैं कि जो लिखा है वो गाइड में सही लिखा है कि नहीं लिखा। इनर टाइप्स आर नॉट अलाउड टू हैव इनर टाइप्स। तो क्लास के अंदर दूसरी हाँ, तो जो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे कि भाई इस क्लास के अंदर तो यू कैन हैव दिस क्लास, बट इन दिस क्लास यू कैन नॉट हैव वन मोर इनर क्लास, क्योंकि जो हायरार्की लेवल है वो पेरेंट टू चाइल्ड तक ही लिमिट कर रखा है इन्होंने, इसके आगे नहीं कर रखा। हाँ, अब लेकिन इसकी मल्टीपल इनर क्लासेस हो सकती हैं, लाइक एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकती हैं। तो ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं देखो मैं इसको है ना चाइल्ड का चाइल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। 3, 4, 5, 6 को सेव करता हूँ मैं। हो गया सेव, ओके। अब देखो मैं आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूँ कि एपेक्स में क्लासेस लिखने का, डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है। हमेशा पहले पब्लिक या ग्लोबल में से कोई भी एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ होगा। सिंटैक्स जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि लिस्ट अगर आपको इंटीजर करना है, इंटीजर मतलब कोई भी आपको एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बनाने का क्या सिंटैक्स है कि आपको उसके डेटा टाइप का नाम लिखना है, जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इसमें भी है इंटीजर। उसके बाद आपको उसका कुछ भी नाम देना वैल्यू होल्ड करने के लिए, ठीक है। मैंने महेंद्र दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, कुछ भी वैल्यू, सॉरी स्ट्रिंग आ गया। ये सिंटैक्स है, तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है एपेक्स में, ठीक है। ऐसे ही क्लास डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है, ग्लोबल, या सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक्सेस स्पेसिफायर। आपको पहले क्लास के नाम से पहले आपको पहले उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखना है, दैट कैन इधर बी ग्लोबल और बी पब्लिक। कोई भी नहीं, प्राइवेट, मास्टर आउटर लेवल क्लास कभी प्राइवेट नहीं हो सकती, इनर वाली हो सकती है, वो भी अपन पढ़ेंगे बाद में ना। एक बार के लिए देखो कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी बस एक बार शुरू में, कि पहले एक्सेस स्पेसिफायर लिख दिया,
स्पेस ऐड कर दिया, उसके बाद आपको क्लास कीवर्ड लिखना है, जो कि स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। आपने क्लास लिख दिया, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखना जो आप नाम देना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बहुत सारी ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑप्शनल डेफिनेशन मॉडिफायर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वर्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या होता है अपन बाद में पढ़ेंगे, मैं पहले आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप मतलब ये काम में आते हैं कि अगर आपको कोई क्लास को एक्सटेंड करना है, राइट। ये जैसे मैंने वो उसमें ट्रेलर पे किया था, ये बताया नहीं वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी उसमें? हाँ, तो भाई ट्रेल हेड तो मैंने आपको बताया ना कि ट्रेल हेड एक बिगिनर्स के लिए एक पढ़ने का तरीका है, बट अगर आपको कोई भी चीज़ डिटेल में पढ़नी होती है तो हर कंपनी अपना डॉक्यूमेंटेशन रखती है जिसको अपन मास्टर डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। दैट्स वाई ऑलवेज प्रेफर कि आप सब जगह से देख लो, इवन मेरे यूट्यूब वीडियोज़ भी देख लो, और मैं भी कोई आपको एक एक लाइन बाय लाइन कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा ना तो यहाँ पे मतलब 2-3 साल चाहिए मुझे पूरा पढ़ाने के लिए, राइट। तो मैं बेसिकली आपको करना क्या होता है कि एक इंसान को इतना समझाना होता है, इतना उस लेवल तक का आप पढ़ा दो कि वो एक ट्रैक पे आ जाए और बेसिक सी चीज़ें कर सके, बेसिक से एडवांस पे खुद फिगर आउट कर सके। एडवांस से पढ़ाते अपन ही पढ़ाएंगे यहाँ पे एडवांस, लेकिन हर चीज़ अगर आपको देखनी तो आपको उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, मतलब उनमें बहुत डिटेल में दे रखा है, बट एडवांस सिनेरियोस कोई कवर नहीं करता। आपने बोला टेलर पे नहीं है ये वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई क्लास बनानी होती है, हम यहाँ पे आके दोबारा एक क्लास बना के देखते हैं, ठीक है। तो पहले पब्लिक या ग्लोबल में से कोई भी कीवर्ड, क्लास का नाम, ठीक है। अब अगर ये क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करेगी तो यहाँ पर आगे एक्सटेंड्स आएगा, क्लास बी, अगर क्लास बी प्रेजेंट है तो, ठीक है। अगर इम्प्लीमेंट कर रही है तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड आएगा, और जो क्लास में आता है एक्सटेंड इंप्लीमेंट्स या चाइल्ड बस क्लास? नहीं, मास्टर क्लास में आता है। चाइल्ड में कैसे होता है अपन बाद में पढ़ेंगे, एक बार अपन मास्टर क्लास का पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन ये है कि क्लास के अंदर कितनी क्लास हो सकती है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट ग्लोबल में से एक होगा, प्राइवेट हमेशा इनर क्लास के अंदर ही आएगा, ठीक है। और अगर इम्प्लीमेंट कर रही है किसी दूसरी क्लास को तो इम्प्लीमेंट, अगर एक्सटेंड कर रही है तो एक्सटेंड इसके बाद आएगा। अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों लिख सकते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि एक है ना पब्लिक क्लास टॉप लेवल इम्प्लीमेंट्स क्लास 2, ठीक है, या एक मल्टीपल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स क्लास 3, ऐसे भी हो सकता है। अब ये चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, अब थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जब अपन बैच पढ़ रहे होंगे ना तब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी के लिए सिंपल क्लास पढ़ते हैं अपन। अब देखो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का क्या मतलब होता है। देखो मैं यहाँ पर एक बार है ना प्राइवेट ला के, एक बार को कुछ एरर नहीं आ रहा ना, अभी सेव करते हैं, रुको हम वो भी पढ़ लेते हैं कि पब्लिक प्राइवेट का क्या एरर आता है। जैसे मैंने बोला कि ये प्राइवेट नहीं हो सकती, मैंने प्राइवेट किया और सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टॉप लेवल क्लास है, ये टॉप लेवल टाइप मस्ट हैव पब्लिक और ग्लोबल विजिबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब ये तो या पब्लिक होगा या प्राइवेट, वो सारे ग्लोबल का होगा, बताता हूँ बाद में। पब्लिक का मतलब ये है कि ये क्लास इस ऑर्ग में या इस नेम स्पेस में अवेलेबल है। क्या मतलब इसका, अब दूसरी ऑर्ग में नहीं है कि आपका वाला ट्रेल हेड का आपका जो वो ऑर्ग है या दूसरी कंपनी डिलॉयट वाले ने क्लास बनाई और एक्सेंचर वाले कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसी ऑर्ग में उस नेम स्पेस में अवेलेबल है। नेम स्पेस एग्जैक्ट क्या होता है मैं अपनी बात कीजिए, बस इतना समझ, मतलब एक्सेसिबल है, राइट है ना। इसके सारे अंदर की इनर क्लासेस जो मेथड अपन बनाएंगे वो सब आप कहीं और एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक का ही मतलब है, ठीक है। अगर आप किसी क्लास को, आप देखो इनर जो क्लास है ना वो इस पर कोई वो नहीं है, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है, ठीक है। आप इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हो। अब प्राइवेट का क्या मतलब है, प्राइवेट का मतलब ये है कि भाई सिर्फ जिस स्कोप में इसको डिक्लेयर किया गया है, ये जो क्लास है इसका स्कोप कहाँ पर है बताओ, कि क्या है इसका स्कोप, इस क्लास का स्कोप बताओ, क्लास का स्कोप। बस इतना ही ब्लॉक कोड के नहीं, इसको हमने डिक्लेयर किया है इस स्कोप में, ये इसका स्कोप, ये नहीं है, ये वाला स्कोप इस वेरिएबल का है, इस क्लास का स्कोप ये क्लास है। तो मतलब ये क्लास इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकती है अगर ये प्राइवेट है तो। आगे समझ में।
वो पब्लिक करके देख लेते हैं, हम सेव करते हैं। अब पब्लिक कर दिया तो ये बाहर भी एक्सेसिबल होगी, राइट। और टॉप लेवल जो क्लास होती है ना, वो कभी प्राइवेट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपकी टॉप लेवल क्लास एक टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लासेस क्या होती है बाद में पढ़ेंगे अपन, टेस्ट कोड को टेस्ट करने के लिखी जाती है, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो देखो प्राइवेट मैंने लगाया, एरर आ रहा था ना, ठीक है। बट मान लो कि टेस्ट क्लास मेरी एक, सॉरी ये क्लास एक टेस्ट क्लास है, तो टेस्ट क्लास के लिए इस टेस्ट वाला नोटेशन आता है। तो अगर ये एक क्लास एक टेस्ट क्लास है तो प्राइवेट हो सकती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो याद रखने की है। ठीक है। अब उसके बाद में है ना हमारा जो एक्सेस एक और मॉडिफायर है वो है ग्लोबल। ग्लोबल कब काम में आता है सर? ग्लोबल काम में आएगा जब, बाहर से एक्सेस करते हैं। हाँ, जब आपको सेल्सफोर्स के बाहर एक्सेस करवानी है किसी क्लास को, आपको रेस्ट एपीआई लिख रहे हो। एक्चुअल में ग्लोबल जब करेंगे तब अपन जब बैच वगैरह ये सब पढ़ रहे होंगे ना, तब अपन ग्लोबल पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। केवल डेफिनेशन रटने के बाद ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि कोई भी क्लास है ना विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग हो सकती है। और सॉरी यहाँ नहीं आता है ये, इसको पहले पब्लिक करता हूँ मैं। विद शेयरिंग क्लास, ठीक है, विदाउट शेयरिंग कीवर्ड्स ये होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि भाई जो क्लास के अंदर जितना भी कोड लिखा है ना, वो रनिंग यूज़र की शेयरिंग सेटिंग्स कंसिडर करता है कि नहीं करता। अगर विद शेयरिंग लिखा है तो कंसिडर करेगा, विदाउट शेयरिंग लिखा है तो सिस्टम मोड में चलता है कोड, ठीक है। डिटेल के अंदर एकदम प्रॉपर अपन को 1 घंटा चाहिए इसके लिए। इतना समझ में आ गया। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं कि ये तो क्लास की बात हो गई कि भाई क्लास को जब आप लिखोगे ना,